तो हम यही कह रहे थे कि अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल आ गया वाटर में, पहले तो मॉलिक्यूल ऐड होने से पहले वाटर का हर मॉलिक्यूल जो है यूनिफॉर्म है एक दूसरे के साथ और हाइड्रोजन बॉन्डेड है। जैसे ही ये मॉलिक्यूल प्लेस हुआ, कोई दूसरा मॉलिक्यूल, सपोज इफ इट इज ए पोलर मॉलिक्यूल, तो इट विल कंट्रीब्यूट इटसेल्फ इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वाटर जो है इस पोलर मॉलिक्यूल के अराउंड इट विल अटैच टू द पोलर सरफेस और हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा वाटर। ठीक है। अगर नॉन पोलर है तो मान लो ये नॉन पोलर, सब दिख रहा है मेरा ड्राइंग क्या? यस सर। अगर नॉन पोलर है तो यह हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं करेगा वाटर के साथ। तब क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल जो है इसके सराउंड में जितना दूर इसका स्टेरिक इंटरफेरेंस होगा, यानी साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन सब लगा के जितना एटम का साइज है, उस बाउंड्री के बाहर, इस केस में सटा हुआ था मॉलिक्यूल या कम डिस्टेंस पर था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इस केस में क्या होगा? हाइड्रोजन विल बी बॉन्डेड, यानी बाउंड्री के बाहर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगा इस बाउंड्री के बाहर वाटर के बीच में। वाटर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, इसलिए ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हम बता रहे हैं। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्यों होता है? वाटर की प्रॉपर्टी की वजह से होता है, कार्बन के प्रॉपर्टी की वजह से नहीं होता है, वजह से नहीं। ओके, वाटर का, इस कार्बन मॉलिक्यूल है, कोई कार्बन एटम प्रेजेंट इन ए, कोई मॉलिक्यूल है जो कार्बन है जिसमें, अब इसमें जो है चूंकि इसके साइज की वजह से कार्बन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा नहीं, तो कार्बन का जितना बड़ा साइज है उस साइज के बाहर वाटर जो है, जिस भी मॉलिक्यूल में ये कार्बन है, मतलब अमाइनो एसिड में है तो वह बड़ा मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, वाटर छोटा मॉलिक्यूल है उसके कंपैरिजन में। अभी मत सोचना क्योंकि कार्बन तो छोटा होगा वाटर, ये कार्बन एक किसी मॉलिक्यूल में है और मॉलिक्यूल बड़ा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अमाइनो एसिड सब है जिसमें, अब ये कार्बन की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वाटर में तो होगा, वाटर क्यों छोड़ेगा आपस में अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने? जितना दूर में ये मॉलिक्यूल है वो वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम ये मॉलिक्यूल ऑक्युपाई किया हुआ है उस वॉल्यूम के बाहर, क्योंकि स्फेरिकल है, उस वॉल्यूम के बाहर वाटर जो है आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड किए हुए है। जस्ट बाहर में एक डेंस रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वाटर में, आपस में डेंस नहीं कर सकते हैं वो, उस मॉलिक्यूल के अराउंड है। अब इसके बाहर वाटर जो है आपस में पहले जैसे किए हुए था बॉन्डिंग, वो है। पूरे में तो नहीं होगा, जितना दूर उसका बाउंड्री है उस बाउंड्री के बाहर जो वाटर है वो एक इस तरह स्फेरिकल वे में आपस में बॉन्डेड है। तो यही जो है कहलाता है सॉल्वेशन लेयर। The outermost layer of the hydrophobic atom where the hydrogen bonding is not forming. Inside this, तो क्या लिखा हुआ? When water surrounds the hydrophobic molecule, the optimal arrangement of hydrogen bonds results in a highly structured cell or solvation layer of water in immediate vicinity. इस immediate vicinity में highly structured cell है water molecules का और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एंड ठीक है, सो द इंक्रीज्ड ऑर्डर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्वेशन लेयर कोरिलेट्स विथ एन अनफेवरेबल डिक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द वाटर। तो यहाँ पर हाईली स्ट्रक्चर्ड सेल है जिसकी वजह से यहाँ पर एंट्रोपी जो है वाटर का, एंट्रोपी प्रेजेंट हियर
इन कंपेरिजन टू एंट्रोपी ऑफ द वाटर प्रेजेंट हियर। यहाँ पर एंट्रोपी ज्यादा है कि कम? हाईली स्ट्रक्चर्ड है तो कम हुआ एंट्रोपी, और यहाँ पर रैंडम है वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर हो गया एंट्रोपी ज्यादा। तो ये क्या हुआ? एंट्रोपी डिक्रीज हुआ। ठीक है, सो दिस इज अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल डिक्रीज इन द एंट्रोपी ऑफ वाटर। अब क्या होगा? इस जैसे ही हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल प्लेस हुआ वाटर में, तो उसका सॉल्वेशन लेयर बन गया, सॉल्वेशन लेयर। अब जितने हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज होंगे किसी पॉलीपेप्टाइड चेन में, उन सब का सॉल्वेशन लेयर है उस हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू। सपोज इफ इट इज अलानिन, ठीक, तो अलानिन का आर चेन तो एक्सपोज्ड है, और कार्बन तो था बैकबोन में, उसका बहुत छोटा कंट्रीब्यूशन होगा, और वो तो सब अमाइनो एसिड में है। आर ग्रुप में जो एक्स्ट्रा कार्बन आ गया, इसका एक सॉल्वेशन लेयर बनेगा। सपोज इफ वैलिन इज देयर, CH और ब्रांच है CH3, इसका एक सॉल्वेशन लेयर बना, इसका एक बना, इसका एक बना। ठीक है, तो इस तरह से वैलिन का हो गया। अब अगर ये सारे हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज अलग अलग रहेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन में, अगर साथ इकट्ठे नहीं आएंगे इनके आर चेन, तो सबका सॉल्वेशन लेयर अलग अलग होगा हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज का इन पॉलीपेप्टाइड चेन। Yes. तो whether this will be favorable or unfavorable, you tell me. There will be a large decrease in the large amount of entropy decrease in the peptide chain. Peptide chain का Unfavorable होगा। अनफेवरेबल। ठीक है ना, तो सब एंट्रोपी कंट्रीब्यूट होते होते, ठीक है, क्योंकि एंट्रोपी कितना बढ़ जाएगा फिर प्रोटीन का, अनफोल्डेड स्टेट में ही एंट्रोपी बढ़ गया। एक तो फोल्डेड स्टेट में एंट्रोपी बढ़ता है, ज्यादा हुआ, क्योंकि वो एक तरह का पर्टिकुलर फोल्डेड स्टेट है। अल्फा हेलिक्स एंट्रोपी बढ़ गया, लेकिन ये जो एंट्रोपी बढ़ा वो कंपनसेट हुआ किससे? मैक्सिमम नंबर ऑफ वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कंपनसेट हो गया। अब 50 अमाइनो एसिड्स का स्ट्रेच है, यहाँ पर ऐसे कंपोजिशन है अमाइनो एसिड में कि जो कि अल्फा हेलिक्स का फॉर्मेशन कर ले। अब 3.4 है एक टर्न में, अब 50 अमाइनो एसिड्स है तो कितना हो गया? मोटा मोटी कितना टर्न हो जाएगा? 50 को भागा दे दोगे 3.4 से, 3.6 से, 15 के लगभग आएगा। 15 चक्री है, अल्फा हेलिक्स का 15 टर्न है, 50 अमाइनो एसिड का स्ट्रेच है। ओके, और ये 15 के बीच में हर टर्न के 2 सक्सेसिव टर्न है, उसमें 3 या 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है हर सक्सेसिव टर्न के बीच में, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है फर्स्ट और फोर्थ अमाइनो एसिड के बीच में। तो जो सेकेंड आया उसका फिर फिफ्थ अमाइनो एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ओके, जो थर्ड आया वो फिर 7th के साथ है। इसी तरह से सब हाइड्रोजन बॉन्डेड है, एक अमाइनो एसिड अपने कोरस्पॉन्डिंग फोर्थ अमाइनो एसिड के साथ, और वो सेम, क्योंकि एक चक्कर में 3.6 होता है, तो फर्स्ट अमाइनो एसिड इज हियर इन द अल्फा हेलिक्स, उसका आर ग्रुप, तो सॉरी आर ग्रुप बोलते हैं, पेप्टाइड बैकबोन में जो प्रेजेंट है यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन के साथ ऑक्सीजन, और उसके नीचे जो नाइट्रोजन के साथ है हाइड्रोजन, वो ऑक्सीजन ऊपर में है अगर ये अमाइनो टर्मिनल एंड है तो, अमाइनो टर्मिनल एंड है तो ऑक्सीजन ऊपर में बनाना। कार्बोक्सी टर्मिनल एंड है तो यहाँ से नीचे में है हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन के साथ अटैच है, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और हर अमाइनो एसिड के चौथे
के साथ है तो बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया अल्फा हेलिक्स में, हुआ कि नहीं? यस सर। और इतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया अल्फा हेलिक्स से, आप देखोगे तो लगेगा कोई सुंदर सजाया हुआ पैटर्न है, ऑर्गेनाइज। तो डेल्टा डेल्टा एस क्या हुआ इसमें, बढ़ा कि घटा? डेल्टा एस माइनस हो गया। लेकिन ये डेल्टा एस जो माइनस हुआ, उसके बदले में इतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड भी तो फॉर्म हो गया। तो ओवरऑल दिस बिकम्स फेवरेबल इफेक्ट, सुटेबल composition of amino acids are present in this polypeptide chain. अब रामचंद्रन प्लॉट जब समझाएंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि कैसे हो रहा है। ये बात आपको समझ में आई, हाइड्रोफोबिक वाला कंसेप्ट कि सॉल्वेशन ले बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो डेल्टा एस भी बहुत ज्यादा घट जाएगा। तो इससे अच्छा है कि ये सब हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज कोलैप्स कर जाएं, आपस में इकट्ठे हो जाएं और एक बड़ा सॉल्वेशन लेयर बना ले। सब मिला करके जितना में ये चारों हट जाए उस सबको मिला के एक बड़ा सॉल्वेशन लेयर बना दो। तो ये सॉल्वेशन लेयर का जो सरफेस एरिया होगा, जिसके अराउंड हाईली स्ट्रक्चर्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वाटर मॉलिक्यूल्स का, तो दिस सरफेस एरिया will be less than the surface area of all these solvation layers combined. ओके, सरफेस एरिया इसका कम होगा इस सब के जोड़ देने के बाद भी। जो सरफेस एरिया निकलेगा छोटा छोटा का कंबाइंड सरफेस एरिया जो है सरफेस पर, क्योंकि स्फीयर है 4/3 पाई स्क्वायर, सॉरी हाँ 4/3 नहीं, सरफेस एरिया नहीं, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। चेक कर लेना एक बार सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला। 1 सेकेंड में, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, हाँ 4 पाई आर स्क्वायर, 4/3 में 4 पाई आर स्क्वायर इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्क्वायर। 4/3 पाई आर क्यूब होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम से मतलब नहीं है यहाँ, वॉल्यूम देख सकें, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, यस करेक्ट। क्या बोल रहे हो? 4/3 आर क्यूब होता है, बोलिए। हाँ 4/3 पाई आर क्यूब ये होता है स्फीयर का वॉल्यूम। अगर कोई एक फुटबॉल आपको हम दें और कहें कि इस फुटबॉल का सरफेस एरिया निकालो, मान लो किसी कंपनी को एक फुटबॉल बनाना है, तो वो क्या करेगा? मान लो 100 फुटबॉल बनाना है उसको, तो फुटबॉल का जो डायमेंशन होता है, जो स्टैंडर्ड रेडियस है, उस रेडियस से वो सरफेस एरिया निकालेगा कि एक फुटबॉल में कितना लगेगा चमड़ा या वो मटेरियल जिससे बनेगा फुटबॉल का बाउंड्री। तो पाई आर स्क्वायर रेडियस से, जो स्टैंडर्ड रेडियस है उससे निकाल लेगा पाई आर स्क्वायर, और उतना फुटबॉल के लायक कपड़ा या जो है उतना काट लेगा, उससे थोड़ा ज्यादा, क्योंकि कटिंग वटिंग में भी एक्स्ट्रा जाएगा, तो करके फिर उतना कपड़ा अलग से काटेगा। तो यहाँ पर आप अगर सरफेस एरिया कैलकुलेट करें तो आपका सपोज ये हमेशा ज्यादा आएगा इस सब का कंबाइंड, क्योंकि आर देखिए स्क्वायर है। अब 4 से गुना कर दीजिए, 4 पाई है सपोज। अब कंडीशन क्या है, मान लीजिए ये है आर और बड़ा वाला का है आर डैश। दिख रहा है मेरा ड्राइंग? यस सर। मान लो बड़ा वाला का है आर डैश रेडियस, और छोटा वाला सॉल्वेशन एरिया का कंबाइंड वाला का है आर डैश, और अलग अलग में जो सब था स्फीयर, तो सबका अलग अलग सरफेस एरिया, ये नहीं कि सबका सेम है। कोई वैलिन है, कोई ल्यूसीन है। ल्यूसीन में क्या होता है, 2 है, 4 कार्बन है।
आइसोल्यूसिन में भी 4 कार्बन है। आइसोल्यूसिन में यहाँ पर ब्रांचिंग है। ओके, तो और मान लिया अलानिन है तो 1 कार्बन है आर ग्रुप में, तो सॉल्वेशन एरिया ये सब का भी अलग अलग है। लेकिन मान लो कि इन सब का एवरेज ले लेते हैं, आर मान लो एवरेज है। ओके, तो आपका इस तो ये तो आपको इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आर डैश इज मोर देन आर, ये तो आप समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका रेडियस जो है कंबाइंड का ज्यादा होगा इस सब से। यस सर। ठीक है, तो अब देखो इसका निकालो और इसका निकालो। 4 और एवरेज रेडियस हम ले लिए आर स्क्वायर। नहीं तो फिर सबको जोड़ना पड़ेगा ना, ऐड करना पड़ेगा, है ना। यस सर, सबका रेडियस को अलग अलग। सब इसका 4 पाई आर स्क्वायर निकालना पड़ेगा, इसका 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका 4 पाई आर स्क्वायर, इसका 4 पाई आर स्क्वायर, और सबको ऐड करना पड़ेगा, है ना। और वो जो आएगा वैल्यू, दैट वैल्यू विल बी लार्जर देन द 4 पाई आर स्क्वायर ऑफ दिस लार्जर स्फीयर। इन सब छोटे छोटे स्फीयर्स का 4 पाई आर स्क्वायर आप कैलकुलेट करोगे, सबको जो जोड़ोगे तो हमेशा जो है इन छोटे स्फीयर से कंबाइन होने के बाद जो बड़ा स्फीयर बना उससे ज्यादा होगा। ये हम रुको, हम इसको मैथमेटिकली प्रूव ही करते हैं। देखो कैसे। स्टॉप, व्हाइट बोर्ड लेता हूं। सपोज एक रेडियस है आर और एक रेडियस मान लो r/2। अब इस r रेडियस के स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक, करेक्ट। और रेडियस हो गया 4 पाई r स्क्वायर। अब इमेजिन करो कि सेम वॉल्यूम है, जैसे वहां पर सब आर को कंबाइन कर दें तो एक सेम वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, तोड़ दें अलग अलग तो वो सबको जोड़ेंगे तो इसका भी वॉल्यूम सेम होगा, दोनों वॉल्यूम सेम हो गया। यही प्रॉब्लम था ना, सारे आर ग्रुप कंबाइन होने के बाद जो एक बड़ा वॉल्यूम बना, और या अलग अलग आर ग्रुप है छोटे छोटे वॉल्यूम में। आ रहा समझ में? यस यस सर। तो वॉल्यूम हम जोड़ते हैं अलग अलग आर ग्रुप का, और कंबाइंड वॉल्यूम तो ये सेम है, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा। एक गिलास पानी को अगर आप कितना भी पानी में बांट दो, छोटा छोटा गिलास में, 4 गिलास में बांट दो, वॉल्यूम जो है पानी का सेम ही रहेगा। ओके, सरफेस एरिया भले बदल जाएगा वाटर का, जिस भी ऑब्जेक्ट में रखोगे, जिस भी बर्तन में, उस बर्तन का जो लेयर बाउंड्री है वो सरफेस एरिया हो गया, वॉल्यूम सेम है। तो इसी तरह यहाँ वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम बराबर है, तो यानी आर अगर हम इसका रेडियस आधा कर देते हैं, सपोज सेम वॉल्यूम बराबर का, तो कितना स्फीयर जनरेट होगा छोटे वाले। सपोज रेडियस अगर आधा कर दिए तो एक छोटा रेडियस का वॉल्यूम हो जाएगा कितना, 4/3 पाई आर क्यूब है, तो यहां पर हो गया r³/8। r/2 वाले स्फीयर का वॉल्यूम
इसको काट दो, 4 दूनी 8, तो बराबर हो गया 3/2 पाई आर क्यूब। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, ये वॉल्यूम हो गया छोटे वाले स्फीयर का, जो कि बड़े वाले स्फीयर से हम तोड़ के बनाए, और छोटा वाला का हम स्फीयर का रेडियस हाफ है बड़े वाले से। तो कितने स्फीयर्स बनेंगे? 4/3 पाई आर क्यूब को डिवाइड कर दीजिए इसमें, उतना स्फीयर बन जाएगा, उतना वॉल्यूम। तो अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना होगा? पाई पाई तो कट गया, और आर क्यूब भी कट गया दोनों तरफ से। ओके, और 4/3 डिवाइडेड बाय 3/2, तो कितना हो जाएगा? उल्टा चला जाएगा इधर, 4/3 तो होगा 8/9। मल्टीप्लाइड बाय 2/3, कितना हो गया? 8/9। 8/9 ये कैसे हो रहा है? अगर डिवाइड ना कीजिए सर, हाँ, डिवाइड ना माइनस कीजिएगा। करेंगे। ये कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। 4/, ये वॉल्यूम तो हमेशा ज्यादा ही होगा ना, माइनस नहीं। 3/2 ये कितना वॉल्यूम हो गया? 4/3 आर क्यूब हो गया, आर क्यूब बाय 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, आर क्यूब 8 हो गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, आर क्यूब बाय, ओहो यहाँ मिस्टेक है, सॉरी, यहाँ मिस्टेक कर दी। ये 3/2 नहीं होगा ना, ये तो हो गया आपका आर क्यूब, आप लोग बताए भी नहीं। 4 दूनी 8 हो गया, ये 3 थोड़े है, दिस इज 1/6, है ना? अरे भैया 4/, यस सर, यस सर। ये 1/6 है। 4, फिर से इसको कर दो, देखो इतना यार जल्दी। चलो समझ लेना, 4/3 मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाइड क्यों लिखे, पाई आर क्यूब हो गया, तो आर क्यूब बटा 8, कितना हो गया आपका? 4 को 2 से कट गया ये, तो ये कितना हो गया? पाई आर क्यूब बाय 6। ओके, अब समझ में आया? पाई आर यस बाय 6 इसका हो गया, जिसका रेडियस आधा था। अब कितना जनरेट हुआ आप डिवाइड कर लो आप, 4/3 पाई, आप देखो सीधा सीधी करते हैं, 8 आ रहा है। कितना आ रहा है? 8। 8, हाँ 8। अच्छा, पाई आर क्यूब, इसको डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 6 ऊपर चला जाएगा, और पाई आर क्यूब नीचे आ जाएगा। पाई आर क्यूब कट गया, ये 4 इसमें नहीं है, 4 ऊपर है, 6 जो है 3 दूनी 6 हो गया, 4 दूनी 8। ठीक साक्षी, आगे 8, यानी यस सर। रेडियस आधा हो जाने के बाद
स्फीयर्स जो है 8 हो गए अगर वॉल्यूम समान है, सेम वॉल्यूम, ठीक है, छोटे वाले स्फीयर सेम वॉल्यूम को अगर है, यानी सेम वॉल्यूम वाले 8 स्फीयर को जोड़ने के बाद जो स्फीयर बनता है बड़ा, उसका रेडियस इस छोटे वाले रेडियस से डबल होता है सिर्फ। समझ गए? अब वही चीज आप देख लीजिए सरफेस एरिया में कितना हो गया इसका, 4/πr², और ये आधा हो गया था, तो सरफेस एरिया अब देखिए कितना क्रिएट हुआ, हाफ, 8 स्फीयर्स। अब एक स्फीयर का सरफेस एरिया निकाल लीजिए, कितना होगा छोटे वाले का सरफेस एरिया, 4πr²/4, r/2 हो गया था ना रेडियस। पाई हो जाएगा। 4 कट गया, πr²। समझ में आया? πr² हो गया एक छोटा स्फीयर का सरफेस एरिया। अब 8 बने उसी वॉल्यूम से, सेम क्वांटिटी से 8 छोटे छोटे स्फीयर हो गए, तो अब हो गया टोटल सरफेस एरिया, अगर छोटे छोटे में बांट दिए तो 8πr² हुआ ना सबका सरफेस एरिया। और कंबाइन करने के बाद सरफेस एरिया कितना हो रहा था, 4πr²। तो अब किसका हुआ ज्यादा सरफेस एरिया, बांटने के बाद या कंबाइन के बाद? बांटने के बाद। बांटने के बाद हुआ, और कंबाइन स्टेट में सरफेस एरिया इज लेस। तो इसलिए हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जो है, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेशन लेयर है, वो दे कंबाइन, ओके, टू डिक्रीज दिस सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली एंट्रोपी में जो इंक्रीज हो रहा था, यहाँ भी एंट्रोपी में इंक्रीज है, लेकिन जो अलग अलग होने की वजह से सरफेस एरिया अलग अलग कंबाइंड ज्यादा हो रहा है, तो ज्यादा एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है, वहां ज्यादा अमाउंट में, बहुत ज्यादा अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर एंट्रोपी इंक्रीज जो है अब उसके डिक्रीज ना सर। हाँ हाँ, एंट्रोपी डिक्रीज, सॉरी, एंट्रोपी डिक्रीज जो है उसके बनिस्पत कम हो रहा है। छोटे छोटे में एंट्रोपी जो है सो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन सबका फिर अब जोड़ दीजिए सरफेस एरिया, तो लार्ज अमाउंट ऑफ एंट्रोपी इज डिक्रीजिंग देयर। एंड हियर कंबाइंड में सरफेस एरिया जो है कम हो गया इन कंपेरिजन टू दैट स्टेट, तो सर्फ एंट्रोपी जो है अब यहाँ भी उतना नहीं बढ़ा, मतलब यहाँ भी डिक्रीज है, कम हो गया यहाँ भी डिक्रीज है, लेकिन कम डिक्रीज हुआ इन कंपेरिजन टू सब जो अलग अलग थे। ठीक है ना, डिक्रीज हुआ तो एक डेल्टा एस माइनस इसका है, एक डेल्टा एस माइनस इसका है, सबका अपना अपना डेल्टा एस माइनस है, तो इसको जोड़ देंगे सबको तो ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा मैग्नीट्यूड। और जब कंबाइंड है तो एक डेल्टा एस है माइनस डेल्टा एस है, इसको डैश मानो, और एस डैश विल बी, और ये डेल्टा एस जो है, दिस डेल्टा एस इज लोअर देन दिस डेल्टा एस, जो कि कंबाइन होके बना है इन सारे छोटे छोटे डेल्टा एस से, डेल्टा S1 से लेके प्लस डेल्टा S2 से लेके डेल्टा N तक, जितने भी हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज हैं, डेल्टा SN। Okay, so that's why it is favored. Clear? यस सर। यस सर।
रिकॉर्डिंग ऑन है क्या, देखो। Yes, sir. यस सर। सो आई थिंक 9th पॉइंट इज क्लियर टू यू नाउ। फिर से पढ़, इसको पढ़े नहीं थे, बिना पढ़े पहले क्लियर कर दिए। वी फाइंड दैट द कंट्रीब्यूशन पढ़ ऑफ, दिए थे। पढ़ दिए थे, अच्छा ठीक। द इंक्रीज ऑर्डर ऑफ वाटर, Yes, sir. You have. ओके, हाँ पढ़ दिए थे, हो गया। 9th पॉइंट क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। चलो Yes, sir. देखो ये फोटो में दिखाया हुआ भी है। देखिए यहाँ पर कौन सा मॉलिक्यूल है, ये वैलिन है। CH और CH3 सॉरी ब्रांचिंग है, CH3 ब्रांच, दोनों जगह वैलिन है। कितना ब्यूटीफुल्ली ये प्लेस्ड है। और एक सॉल्वेशन लेयर इन इस वैलिन के आर का और इस वैलिन के आर का सब कंबाइन होके, और उसके सारे कार्बन का टोटल कंबाइन होके एक सॉल्वेशन लेयर बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होगा, प्लस वंडरवाल इंटरेक्शन भी हो रहा है। दोनों इंटरेक्शन साथ साथ हो रहे हैं यहाँ पर, हाइड्रोफोबिक एंड वंडरवाल। वंडरवाल आपको बताया है पहले के क्लास में। Yes, sir. In this polypeptide Yes, sir. chain, you can see here that hydrogen bonding is present here. Amino acid residues, two distant amino acid residues are forming hydrogen bonds. अब देखिए दो वीक इंटरेक्शंस हैं इस चेन के इस सेगमेंट में और इस सेगमेंट में, उसकी वजह से देखिए यहाँ फोल्डिंग हो गया है इन दिस सेगमेंट, दो तरफ से इसको बांध दिया इधर, तो ये फोल्डिंग है। अब इफ यू denature this, if you supply heat to this chain, then this हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन एंड वंडरवाल वीक इंटरेक्शन है, ये थोड़ा सा हीट देने पर ही ये डिसरप्ट हो जाएगा, ये भी डिसरप्ट हो जाएगा, वीक इंटरेक्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड। तब क्या होगा, ये डिनेचर होगा, ये रस्सी खुल जाएगा कि नहीं खुल जाएगा, ये बैकबोन सीधा हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा ये। Yes, sir. ओके उसी तरह देखिए डाइसल्फाइड ब्रिज है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ओके अगर इसको ब्रेक कर दें तो ये पुच्छी इसका खुल जाएगा इधर। तो इसी तरह से इंट्रा चेन जो है इंटरेक्शन भी है, बॉन्डिंग भी है, जिसकी वजह से ये व्हाट यू गेट इज टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। आया समझ में, आगे चले। Yes, sir. Yes. Yes, sir. आज खत्म नहीं हो रहा है प्रोटीन आप लोगों का। मेरे को एक काम करेंगे, यहाँ तक खत्म करके आज का क्लास करेंगे, इस पेज तक बस। ओके क्योंकि हमको बीटा स्ट्रक्चर जल्दी कंप्लीट करना, बीटा कंफर्मेशन हो जाए, जैसे अल्फा हेलिक्स एक क्लास में खत्म कर दिए थे, बीटा हेलिक्स भी एक क्लास में खत्म हो जाएगा। रामाचंद्रन। हाँ रामाचंद्रन बताना है इसके बाद, सबसे इम्पोर्टेंट। एनीवे हो सकता है मैं क्या करूँगा, आज तो वैसे भी आज PG1 का इंडक्शन है, मतलब फ्रेश पहला क्लास नया जो आप लोग के जस्ट जूनियर है। उसके बाद इवनिंग में आपका टाइम है ना आज? हाँ इवनिंग में, ठीक है। इवनिंग में रामाचंद्रन होगा फिर, ठीक है। और क्योंकि अभी तो नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि अब हो गया 7:45, बस यहाँ तक फिनिश करके छोड़ देते हैं। और हाँ ये चीज है कि आपका ये क्योंकि यूनिट को मैं बीच में नहीं छोड़ता हूँ, फिर दिक्कत हो जाता है आगे, आपको भी कैच करने में, हमको भी कवर करने में, कि वो बीच में छोड़ के आगे दूसरा वीक स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक यूनिट 3 आपका फिनिश नहीं होगा ऑफ दिस पेपर, आपका चलते रहेगा ये हफ्ता। अब देख लीजिए यूनिट 3 में क्या क्या है और बचा हुआ है। 1 सेकंड में सिलेबस देख रहा हूँ, I'll share to you also. यूनिट 3 में प्राइमरी सेकेंडरी में चल रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। सेकेंडरी खत्म हो जाएगा, फिर टर्शियरी क्वाटरनरी डोमेन स्ट्रक्चर, स्टेबलाइजिंग फोर्सेज इन प्रोटीन स्ट्रक्चर, ये भी पढ़ ही रहे हैं, बता ही दिए आपको, ये हो गया है। पेप्टाइड कन्फर्मेशन का ओवरव्यू आप दे दिए, साई और फाई ये से बता दिए आपको, पेप्टाइड बॉन्ड भी है, ये प्लेनर है, पार्शियल है, डबल, ये सब बता दिए हैं। अब रामाचंद्रन प्लॉट जो है ये बताना है, हेलाइसिस हो गया है, टर्न एंड सीट हो जाएगा। तो मैं रखता हूं आज आपका शाम को ये टोटल खत्म कर देना है, आप लोग भी टारगेट बना कर रखो।
हो सकता है 6 बजे से पहले भी क्लास स्टार्ट कर दें, मैं जल्दी उधर से फ्री हो गया तो। ओके, आप लोग रेडी हैं? यस यस सर। Okay, सर। तो मैं रामाचंद्रन प्लॉट, टर्म एंड सीट्स ये आज खत्म करूंगा पूरा। ये पूरा हेलाइसिस तो हो गया आपका क्लास में। रामाचंद्रन, टर्न एंड सीट ये पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक क्लास में आपका टर्सरी एंड क्वाटरनरी एंड डोमेन स्ट्रक्चर हो जाएगा, एक ही क्लास में ये खत्म हो जाएगा। तो यानी 2 क्लास में यहाँ खत्म हो गया। फिर उसके बाद हम लोग बायोसिंथेसिस ऑफ ईरिया एक क्लास, सिर्फ एक पाथवे है उसका, कंट्रोल, रेगुलेशन, सिंथेसिस, स्टार्ट, एंजाइम, सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट, यही सब बताना है। फ्री फैटी एसिड्स का सिंथेसिस और इम्पोर्टेंस, ये हो सकता है 2 क्लास जाए और एक क्लास इसमें जाए। तो 1, 2, 3 और ये आपका 4, फिर एक 5 और एक 6, 6-7 क्लास में ये यूनिट कवर होगा, वो भी कम से कम जोड़े। सर ये सप्ताह तब उन्हीं लोग का चलेगा ना क्लास? नहीं, 6-7 क्लास में हम खत्म कर देंगे, दूसरे लोग को भी पढ़ाना है। आपका रिगरेस अभी लूंगा, अभी आज शाम को हो जाएगा, आपका लंबा चलेगा। फिर कल हो जाता है कौन सा डे? ट्यूसडे। कल भी लेना पड़ सकता है हमको, कल भी ले लेंगे, हो सकता है परसों भी लेना पड़े, परसों भी ले सकते हैं। ये कल परसों तक में खत्म हो जाएगा यूनिट 3। ओके, आप लोग रेडी हैं? यस सर। यस सर। ओके, चलिए हो गया आपका। कहाँ चल रहे थे? जल्दी जल्दी कैच कीजिए। However, एंट्रोपी हो गया 11 पॉइंट। द एंट्रोपी टर्म इज द, नहीं ये 10 चल रहा है ना। However, when non-polar groups are clustered together, there is a decrease in the extent of solvation layer because each group no longer presents its entire surface to the solution. The result is a favorable increase in entropy. हो गया क्लियर आपको? इसीलिए सारे सॉल्वेशन ग्रुप जो है क्लस्टर्ड टुगेदर है। Okay, non-polar groups are clustered together, so there is decrease in the extent of solvation layer. सारे surface area फिर कम हो गए अगर clustered together है तो। 11th, this entropy term is the major thermodynamic driving force for the association of hydrophobic groups in aqueous solution. Hydrophobic amino acid side chains therefore tend to be clustered in proteins interior away from the water. तो प्रोटीन सिंथेसाइज होने के बाद वाटर में जाता है या वाटर में है और पूरी तरह से सिंथेसाइज हो गया, तो उसके बाद इसका जो हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज है दे सबसे पहले हाइड्रोफोबिक कोलैप्स होता है प्रोटीन का। हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स जो है वो एसोसिएट कर जाते हैं, ठीक है। और हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड साइड चेन्स देयरफॉर टेंड टू क्लस्टर्ड इन प्रोटीन्स इंटीरियर। वो क्लस्टर टुगेदर होंगे लेकिन प्रोटीन के अंदर में, ताकि वाटर से अवे रहे, सॉल्वेशन लेयर उनका नहीं बने। अगर सॉल्वेशन लेयर बन जाएगा तो एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगा। Under physiological conditions, the formation of hydrogen bonds and ionic interactions in a protein driven by this some entropic effect. Under physiological conditions, the formation of hydrogen bonds and ionic interactions in a protein is driven largely by this same entropic effect. Polar groups are generally can